नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। आज बात करेंगे हम देश की आधी आबादी से जुड़े सवाल की। क्या महिलाओं को उनका हक मिल रहा है या इस मुद्दे पर सिर्फ सियासत हो रही है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा कानून जिसे सरकार ऐतिहासिक बता रही है। 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया गया, लेकिन विपक्ष ने सवाल उठाकर बिल को गिरा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है ये महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत अन्य विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं कि 2023 में पास हो चुके बिल में संशोधन की क्या जरूरत, इसमें ओबीसी महिलाओं को अलग से हिस्सा क्यों नहीं है, जिसको लेकर सड़कों पर भी सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में जन आक्रोश महिला पदयात्रा निकाली, जहां भोपाल की सड़कों पर मंत्री, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता उतरी। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी आधी आबादी के सम्मान सड़कों पर उतरकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला और कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। अब बीजेपी इसे जन आंदोलन बना रही है और विपक्ष इसे राजनीतिक स्टंट बता रहा है। देखिए, समझना पड़ेगा, लगातार महिला आरक्षण बिल को लेकर तकरार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अब भारतीय जनता पार्टी क्योंकि विरोध में उतरी है, क्योंकि विपक्ष की वजह से जिस तरीके से ये बिल गिरा, उसके बाद ये सियासी स्टंट भले ही इसको कहा जाए, लेकिन महिलाओं के हक की बात है, नारी के हक की बात है, तो आगे क्या होगा ये एक बहुत बड़ा सवाल भी होता है। आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश भर में काफी विरोध देखने को मिला भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं की तरफ से, मंत्री सांसदों की तरफ से, लेकिन उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, पहले वो सुनाते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सर आज जन आक्रोश पदयात्रा में निकले। जनता के साथ बहनों के अधिकार पे कांग्रेस और उनके लोगों ने जो डाका डाला है, उसके खिलाफ आज पूरा समाज आंदोलित है, बहनें सड़कों पे उतरी हुई है। सर, आपने एक बड़ी बात कही कि आप घर घर तक इस बात को ले जाएंगे, आधी आबादी तक ले जाएंगे। निश्चित रूप से आधी आबादी के हक की बात है, तो आक्रोश तो रहेगा ही। हेमंत खंडेलवाल जी भी है, भाई साहब कैसे देख रहे हैं? मुख्यमंत्री ने जो कहा है महिलाओं का, बहनों का आक्रोश है जो हर घर तक पहुंचेगा। तो देखिए, हर घर तक ये आक्रोश पहुंचेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बात को कहा है, हेमंत खंडेलवाल जी भी है। और सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो अब ये जिस तरीके से ये बिल लेकर केंद्र सरकार लोकसभा में आई थी, विशेष सत्र बुलाया था, वो सत्र में भले ही ये बिल पास नहीं हो पाया हो, अब जो है जनता तक यानी आधी आबादी तक, घर घर तक बीजेपी जिला, संभाग, ब्लॉक, बूथ स्तर तक इस तरीके के आयोजन करेगी और आधी आबादी को बताएगी। आज बड़ा दिन है क्योंकि बीजेपी ने इसका आगाज, जन आक्रोश महिला पदयात्रा का आगाज जो है भोपाल से कर दिया है। किस प्रकार से कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने बाजी पलटी मारी और उनके मन को शायद ये लगा कि अगर इस देश में महिलाओं को आरक्षण मिल गया तो महिलाएं कभी फिर कांग्रेस या अन्य सहयोगी दलों के साथ खड़ी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने तो 78 साल में से 50 साल से ज़्यादा राज करने के बावजूद भी कभी कोई ठोस प्रयास नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पवित्र नियत के साथ जब हमारी पार्टी लगातार बहनों को आरक्षण दिए जाने के पक्ष में आगे बढ़ रही है, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी में ही बहनों का भविष्य उज्जवल है। कांग्रेस की मैं कहूँगी कि मातृशक्ति से वो भयभीत है। वे चाहते नहीं कि शासन प्रशासन के तंत्र, सरकारें आम महिला के, आम जन के हाथ में आए। वे अपने परिवारों तक केंद्रित रहना चाहते हैं और इस मानसिकता से रहकर कांग्रेस से दुष्टता भी करी है। और उस बिल के गिरने के बाद जैसी कांग्रेस मुस्कुराई है, वे तो क्रूरता की इंतहा है और देश की न केवल मातृशक्ति, सारा देश उससे अपमानित है और उसका बदला निश्चित तौर पर समय आने पर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो प्रयास था कि वो महिला आरक्षण बिल की आड़ में 2029 के चुनाव में खुद के लिए आरक्षण सुनिश्चित करे, वो किस तरह से ऑपोजिशन उसको हैंडल करती, वो जिज्ञासा इस देश भर के नागरिकों में थी। बिल गिरा, भारतीय जनता पार्टी के नेता तिलमिला गए।
चलिए, तो आधी आबादी के सम्मान की बात है और सड़क पर अब संग्राम है, और ये संग्राम इसलिए है क्योंकि जहां तक एक पहली लाइन है ना कि आधी आबादी के सम्मान की बात हो रही है, 33% महिला आरक्षण की जो बात हो रही है, आखिरकार उसको लेकर जैसे ही ये बिल गिरा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे बिल को लेकर आई, तमाम चीजें इसमें की गई, संशोधन विधेयक की जब बात की गई थी, क्योंकि एक नंबर ऑफ सीट्स जो चाहिए थी वो नहीं हो पाई, बिल गिर गया, और विपक्ष को ऐसा लगता है कि ये होना ही था। लेकिन अब ये है एक राजनीतिक स्टंट बताता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है चुनाव है पश्चिम बंगाल तमिलनाडु के, इसलिए सारी चीजें हो रही हैं। कुल मिलाकर जो तकरार है महिला आरक्षण बिल को लेकर वो थमती नजर नहीं आ रही। कैसे रुकेगी और कौन सही कौन गलत, हम सीधे चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। मीडिया पैनलिस्ट है बीजेपी से स्वाति गौरव चोपड़ा। स्वाति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अंबिका शर्मा। अंबिका जी, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप्ति चौरसिया, दीप्ति जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले स्वाति जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, क्योंकि महिला आरक्षण बिल को लेकर क्या कुछ हुआ, कैसे आया, फिर कितने नंबर ऑफ वोट्स की वजह से वो गिर गया, सारी चीजें सबको पता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस पूरे महिलाओं के हक को लेकर सड़कों पर है, लगभग एक लंबा पूरा एक प्रोग्राम तय किया गया है, लगता है आपको कि इन सारी चीजों वजह से बहुत ज्यादा इस पर कुछ काम हो पाएगा? मैं पूछना ये चाहती हूँ क्योंकि एक जो विपक्ष कहना चाहता था, क्या कोई दूसरी तैयारी है कि जल्द से जल्द इस बिल पर आप लोग काम करेंगे या इसको आप सदन में ला सकते हैं? क्योंकि दूसरे विकल्प खुले हैं, लेकिन क्या इतनी जल्दी ये संभव हो पाएगा? क्योंकि पेच फंसा था परिसीमन पे, तो जनगणना तो अभी चल रही है, पुरानी जनगणना से विपक्ष राजी नहीं था, तो करेंगे क्या? विरोध अपनी जगह है क्योंकि विपक्ष ने इस बिल को गिराया, लेकिन अब जो आने वाली चीजों को लेकर ये सारी चीजें जनता तक पहुंचाने की कोशिश है, उसके पीछे क्या? देखिए, सबसे पहले जो आपका सवाल है कि परिसीमन और जनगणना, इस बिल के अंदर ही साफ स्पष्ट था, 2023 में भी ये स्पष्ट था कि परिसीमन के बाद ही लागू हो जाएगा। अब कांग्रेस को इससे आपत्ति हो गई कि परिसीमन के बाद नहीं लागू किया जाए, तो 2023 के बिल में भी यही शर्त थी। अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि जब बिल लागू करने का समय आया अभी, और अचानक से इन लोगों ने जो है अपना साथ जो है वो नहीं दिया, बिल गिर गया, तालियां बजाई इन्होंने, पर ये जो कांग्रेस की पार्टी है और ये लोग साथ में जो दूसरे दल भी मिल गए हैं, ये लोग ये नहीं समझ पाए कि इन्होंने महिला शक्ति को नहीं हराया, इन्होंने आने वाले चुनाव में जो विश्वास था लोगों का बचा कुचा इन पर, वो भी अब खत्म हो चुका है। क्योंकि ये कोई काम भारतीय जनता पार्टी अपने लिए नहीं कर रही थी। महिला आरक्षण जो होता है, महिला शक्ति वंदन अधिनियम जो था, वो देश की आधी आबादी के लिए था, पार्टी के लिए नहीं था। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर ये जो परिसीमन है या जनगणना है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसिटी है, ये एक जो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं, जो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है परिसीमन या पहली बार जनगणना हो रही है, ये तो पहले भी हुई है। और अगर सीटें बढ़ती है या घटती हैं या जो भी होता, एक यूनिफॉर्मिटी पूरे इंडिया में लानी होगी, क्योंकि हमारी जनसंख्या बड़ी है और जनगणना के अनुसार अब हमको जो हमारे नेता हैं, उनके सांसद हैं या विधायक हैं, उनकी संख्या बढ़ानी ही पड़ेगी, तो उस अनुसार काम करना पड़ेगा। साथ ही जनगणना होगी तो जनगणना के बाद परिसीमन भी होगा, तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा। और कोई भी बिल पारित होता है तो उसके अंदर संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना होता है। ये बोल रहे हैं कि हाँ महिला आरक्षण तो ले आओ, पर संवैधानिक प्रक्रियाएं क्यों कर रहे हैं आप? तो इस प्रकार की बातें ये सिर्फ अड़चने डालने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं। और अगर इनका डर ये है कि साउथ की सीटें घट जाएगी, नॉर्थ की बढ़ जाएगी, तो ये क्यों देश को बांटते हैं? साउथ में, नॉर्थ में, हिंदू में, मुस्लिम में, क्यों ऐसी बातें करते हैं? इन्हीं के साथ जो इंडिया गठबंधन के अखिलेश जी यादव बोलते हैं कि मुस्लिम बहनों का क्या होगा, तो क्या हिंदू बहनों की बात नहीं कर सकते? हम सारी बहनों की बात कर रहे हैं ना, हम तो मुसलमान का भी टिकट काटने की बात नहीं कर रहे, हिंदू का टिकट काटने की बात नहीं कर रहे, हम तो एक यूनिफॉर्मिटी अप्लाई कर रहे हैं। 33% आरक्षण हो जाए, महिला जो सीटें बढ़नी है वो सीटें बढ़ जाए, नई जनगणना, नया परिसीमन, तो ये प्रक्रियाएं तो होनी ही है। इसमें क्या डाउट हो गया है इनको कि परिसीमन मत करो? क्या डर है इनको? अगर ये खुद अपने बलबूते पे जीत सकते हैं और इनको लगता है कि जनादेश आएगा, इनको आगे जाके राजनीति में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इनको सत्ता का इतना ज्यादा मोह भी अगर है, तो करें मेहनत, जीते जनता का विश्वास। जितनी भी सीटें होंगी, कम ज्यादा कहीं पे भी होंगी, इनको उतनी सीटें उनकी मिल जाएगी जो बहुमत के लिए, स्पष्ट बहुमत के लिए आवश्यक है। ये क्यों डर डर के कि यहाँ सीटें कम हो जाएगी, यहाँ ज्यादा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा? तो इससे आप डर के अपनी पार्टी के भले के चक्कर में
50% आबादी जो महिला शक्ति है, जिसको हम भारत में इतना गौर मतलब पूजते हैं, महिला के लिए हम इतने अच्छी बातें बोलते हैं, लेकिन जब वक्त आया महिला को अधिकार देने का, आज ये पीछे हट गए और तालियां बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। ये अपनी पार्टी को तो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसे ही इसी वजह से दिन ब दिन इनकी संख्या, इनका जो वोट बैंक है वो घटता जा रहा है, क्योंकि ये देश की नहीं सोचते, ये महिलाओं की नहीं सोचते, ये गरीबों की नहीं सोचते, ठीक ये है। सिर्फ अपनी पार्टी की सीटें कम ना हो जाए इस भय में जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है स्वाति जी, देखिए पक्ष विपक्ष अपना अपना मत रखेंगे, लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे मैंने बहुत सारी चर्चाएं की है, सब कुछ उसमें देखा है। क्राइटेरिया ये भी फंसा था, चलिए परिसीमन भी एक तरफ रखिए, लेकिन फिर ओबीसी का क्राइटेरिया नहीं था। आप जिस 33% आरक्षण महिलाओं के लिए है, तो महिलाएं तो सभी होंगी ना, फिर आप कैसे ओबीसी को छोड़ेंगे? ये विरोध भी आपको आगे चल के झेलना ही पड़ता। तो बहुत सारी चीजें हैं, और ये तो सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब 2023 में हो ही गया था पारित, सारी चीजें हो गई थी, तो इतने इफ एंड बट्स आना ही नहीं था। आज तक का इतिहास उठा के देखिए, कितनी बार सरकारों ने इसे लाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा ये फैल गया, हमेशा ये फेल हुआ, और आज आने के बाद भी हुआ। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। 2023 का जो बिल पारित हुआ था, उसको आगे की जो प्रक्रिया है उसको लागू करने के लिए भी लाया गया था, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रियाओं का तो पालन करना पड़ेगा ना। वो प्रक्रिया में क्या दिक्कत है अगर परिसीमन भी होता है? अच्छा, आपका जो सवाल है ओबीसी को लेकर भी, अभी आप ये कैसे कह सकती हैं कि ओबीसी महिलाओं को उनका हक नहीं मिलेगा? मैम, क्राइटेरिया जो तैयार किया गया था उसमें ओबीसी के लिए साफ डिनाई है, उसमें ओबीसी के लिए साफ डिनाई है, उसमें कहीं ऐसा डिस्क्रिप्शन नहीं था कि ओबीसी को देंगे। जो पार्टियां हैं वो टिकट देंगी ना महिलाओं को, ओबीसी के महिलाओं को भी, जो डिजर्व करता है उस हर महिला को टिकट मिलेगा। ओबीसी के महिलाओं, हिंदू महिलाओं, मुस्लिम महिलाओं, सबको जो अपने देश की सेवा करना चाहती है, जिसमें नेतृत्व क्षमताएं हैं, वो सब महिलाएं आगे आएगी और ओबीसी को भी टिकट दिया जाएगा। हम तो भारतीय जनता पार्टी में हमेशा ओबीसी का ध्यान रखा जाता है। चलिए ठीक है, ठीक है, मैं वापस आऊंगी और मेहमानों की प्रतिक्रिया आ जाए, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अंबिका जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, अंबिका जी, यहाँ तो बात अब क्योंकि संग्राम सड़क तक आ गया है, विरोध हो रहा है, तो सदन के अंदर की बातें कुछ और थी, अब यहाँ तो ये भी हो रहा है कि हर तरह से भारतीय जनता पार्टी राजी है, कहीं कोई तकलीफ नहीं थी, तकलीफ आप लोगों को हुई और आप लोग इसका जश्न मना रहे हैं। देखिए, ना तो इनकी नीति साफ है ना नियत साफ है। ये लोग महिला सशक्तिकरण में विश्वास नहीं रखते हैं। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने महिला सशक्तिकरण की नींव डाली थी और नगर निकायों में, ग्राम पंचायतों में 33% आरक्षण सुनिश्चित किया था। तब से महिलाएं समाज की मुख्य धारा से जुड़ी और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिला। अभी हम इन बहन से पूछेंगे कि 2023 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया था, तब अभी तक 2026 आ गया है, क्यों महिला आरक्षण लागू नहीं किया इन्होंने? क्या वजह थी? इनके मन में अगर खोट नहीं होती तो अभी तक लागू हो जाता, जब सर्वसम्मति से हो गया था। और वर्तमान में जितनी भी सीटें हैं उसके आधार पर आप महिला आरक्षण सुनिश्चित कर दीजिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनका हिडन एजेंडा है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित प्रदेश हैं वहां की सीटें ये बढ़ाना चाहते हैं, और जहां पर इनकी सरकारें नहीं है वहां पर घटाना चाहते हैं। ये लोग इस तर्ज पर काम कर रहे हैं कि सत्ता में एक बार आ गए, इसके बाद अब सत्ता कभी छोड़े नहीं। तो अब ये हिडन एजेंडा है इनका, ये षड्यंत्र है, तो ये षड्यंत्र पूरा विपक्ष देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। तो फिर निश्चित रूप से राष्ट्र हित में था कि इस प्रस्ताव को गिरा दिया जाए। और दूसरा, अभी इन्होंने ये अड़ंगेबाजी इसमें की है कि अभी इनके पास ये पैच फंसा हुआ है कि अभी जनगणना का भी पैच है, परिसीमन का भी है। इतनी जल्दबाजी क्यों ये लोग कर रहे हैं? जल्दबाजी का मूल कारण ये है कि अभी जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हैं, तमिलनाडु में चुनाव हैं, इसका लाभ लेना चाहते हैं। तो अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ पूरी करने के लिए इस प्रकार से ये प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे स्वीकार कर सकते हैं? महिला सशक्तिकरण के हम प्रबल पक्षधर हैं, इसमें ओबीसी का भी प्रावधान हो, स्पष्ट रूप से सब कुछ साफ हो, पूरा विपक्ष इनके साथ हो जाएगा। कौन नहीं चाहता? ये नहीं चाहते। इन्होंने कभी आज तक अपनी पार्टी का अध्यक्ष महिला को बनाया? किसी को हमने बनाया है। इन्होंने कभी इस देश का प्रधानमंत्री महिला को बनाया? हमने बनाया है। इन्होंने एक महिला इनकी मुख्यमंत्री थी, उसको बुरी तरह निकाल दिया, उमा भारती को। ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, इनको इनके मुंह से अच्छी नहीं लगती है। इनकी नियत में खोट है,
ये लोग केवल अपने राजनीतिक एजेंडे की वजह से ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, महिलाओं को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। इस प्रकार के नाटक नौटंकी से कुछ भी होने वाला है नहीं। सब जानते हैं कि इनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण नहीं है, अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति करना है। ठीक है अंबिका जी, चलिए मैं वापस आऊंगी। दीप्ति जी मुझे सुन पा रही हैं? जी मैम, महिला आरक्षण को लेके जो कुछ भी चल रहा है, सदन से मैं सड़क तक यदि देखूं, क्या मानती हैं आप? वाकई ये हक की लड़ाई, दोनों ही पक्ष महिलाओं के हक की बात कर रहे हैं, या वाकई सिर्फ और सिर्फ चुनावी और राजनीतिक स्टंट है? महिलाओं के हक की बात तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि महिलाओं की हक की बात करते करते दोनों राजनीति नहीं भूल रहे हैं। 2023 में बिल पास हुआ था, कांग्रेस ने बोला हम पास करेंगे, हम पूरा साथ देंगे, बिल पास हो गया, कानून बन गया। फिर जब ये तय था कि 2023 में हो गया तो उसको फिर उसी समय भी लागू किया जा सकता था। फिर अब दूसरी बात आई कि चूंकि परिसीमन में और जनसंख्या में बहुत लंबा समय लगेगा, और जो बिल 23 में पास हुआ था, अगर इतना इंतजार करेंगे तो वो 2034 में लागू होगा। मतलब 11 साल का इंतजार, और क्योंकि इससे पहले भी 8 से 9 बार ये बिल आ चुका था सदन में, लेकिन कभी पास नहीं हुआ था। तो जब पास हो गया उसके बाद 11 साल का इंतजार, तो अगर कांग्रेस को सिर्फ 2 राज्यों के चुनाव के बारे में कांग्रेस इतना क्यों सोच रही है? अगर चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण हो तो कांग्रेस को साथ देना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिल 24 के चुनाव में भी लागू हो सकता था शायद, और अगर 24 नहीं हुआ तो 1-2 साल आगे जिन विधानसभाओं में जो लागू करें, जो लोकसभा में हो। हालांकि किसी भी बिल के पास होने के बाद लागू होने में 11 साल का इंतजार बहुत लंबा होता है। दोनों ही दल ये बता रहे हैं कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी दोनों ही दल राजनीति से भी नहीं चूक रहे। अब मुझे तो ये लगता है कि दोनों ही दलों को इस तरह से वानगी पेश करनी होगी कि चलिए बिल नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन हम अपनी अपनी पार्टियों में टिकट ऐसे बांटेंगे कि महिलाओं का अपने आप आरक्षण 33% हो जाए। जरूरी नहीं है कि बिल का इंतजार किया जाए, अगर महिलाओं को आगे बढ़ाना है तो ये भी तरीका उसका बेहतर है। दूसरी बात जो लगातार हो रही है कि 33% आरक्षण में भी आरक्षण की बात है, तो वो राजनीतिक दल तय करे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो सीटें बढ़ेंगी परिसीमन के बाद, उसमें तो पहले ही SC/ST का आरक्षण है। फिर जो 33% आरक्षण है उसके लिए अब चूंकि सत्ता में बीजेपी है, और बीजेपी ये चाहती है कि सच में ये बिल पहले लागू हो जाए और पहले आरक्षण मिल जाए, तो कोई ना कोई रास्ता बीजेपी को ही निकालना होगा। फिर चाहे वो सर्वदलीय बैठक बुलाए, सर्वदलीय बैठक बुला के फिर इस पे बात करें। और कांग्रेस को भी चाहिए, अगर कांग्रेस भी चाहती है सच में कि ये बिल पास होना है और महिलाओं को आरक्षण मिलना है, तो कांग्रेस को भी कोई बीच के रास्ते पे सहमति बनानी होगी। क्योंकि इस तरह तो जो लगातार चल रहा है, जो हाउस में हुआ और उसके बाद अब जो सड़कों पे है, वो तो यही लग रहा है कि ये सिर्फ राजनीति है। और कांग्रेस भी जब बिल गिर गया तो कांग्रेस भी जो है अपनी जीत उसे बता रही थी। तो हकीकत तो जो मुझे लग रही है वो ये है कि कोशिश बीजेपी ने करी, इसमें कोई शक नहीं। 2023 में भी कोशिश करी और कांग्रेस ने साथ दिया। लेकिन अब जो हो रहा है, अब रास्ता निकालने की बजाय ऐसा लगता है राजनीति ज्यादा हो रही है। और अगर सच में दोनों ही दल बहुत हिमायती हैं महिलाओं को आरक्षण देने के, तो बिल का इंतजार किस लिए भाई? बिल का इंतजार मत करिए, परिसीमन का इंतजार मत करिए, अपनी अपनी पार्टियों में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा करिए कि महिलाओं की संख्या अपने आप 33% हो जाए। ये तो कम से कम किया ही जा सकता है। बिल्कुल, इसी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। स्वाति जी, एक बात और आई थी जब सदन के अंदर भी ये बात हुई थी और कहा गया था कि वर्तमान स्थिति जो है उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बढ़ा दीजिए, पूरा समर्थन हम करेंगे, कहीं कोई विरोध नहीं करेंगे। यानी 543 जो सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप आरक्षण कर दीजिए। तब भी उस पर बात नहीं बनी, फिर वही बात हो रही है। तो कुल मिला के ना ऐसा नहीं है कि विपक्ष की तरफ से चीजें नहीं आई या वो चाह नहीं रहे थे। अपने पॉइंट्स उन्होंने क्लियर करे कि आप वर्तमान स्थिति से कर दीजिए, सारी चीजें हो जाएंगी, इंप्लीमेंटेशन हो जाएगा। तो महिलाओं को हक के देने की बात थी, उस पर भी राजी नहीं थे। तो ये जो चीजें हुई ना, अल्टीमेटली हुआ क्या? बिल गिर गया। अब उनके हक की आप वाकई में सब लोग बात कर रहे हैं, लेकिन वो हक मिल नहीं पा रहा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगर जैसे मान लीजिए अगर कांग्रेस को डर नहीं होता कि हमारी सीटें साउथ में कम हो जाएंगी संख्या के अनुसार, ये अगर ऐसे डर उनको अपनी पार्टी को लेकर नहीं होते, अगर हम बहुत फेयर बात करें तो ये आप भी अग्री करेंगी, मैं भी अग्री करूंगी, और मेरे ख्याल से जो हमारे साथ जुड़े हैं अतिथि वो भी अग्री करेंगे कि परिसीमन और जनगणना को कंसिडर करके ही बिल आना चाहिए। संवैधानिक प्रक्रिया तो यही कहती है, प्रावधान तो यही कहते हैं, क्योंकि हमारा देश की आबादी बदल चुकी है। जो लास्ट 1971 में हुआ था या जो हमारी लास्ट जनगणना है 2011 की, उन सब चीजों के ऊपर अगर हम आरक्षण देते हैं महिलाओं को तो वो अनफेयर होगा, वो इनजस्टिस होगा, वो हमारी संवैधानिक प्रक्रियाओं का मुझे लगता है कि पूरी तरह से पालन करना नहीं होगा।
क्योंकि जब वक्त बदलता है, क्षेत्रफल भी हमारा परिसमन को लेकर भी मैं बात करूं, तो परिसमन का भी अब एक अपना एक पूरा पॉइंट आएगा इसके अंदर, क्योंकि अब हमारे को ज्यादा नेताओं की जरूरत पड़ेगी। जो संख्या बढ़ी दीप्ति है, जी, एक सेकंड, जैसे हाँ। मान लीजिए 1 लाख से हमें, हाँ जी, स्वाति जी कंप्लीट स्वाति करिए। जी, बोलना दीप्ति जी कुछ थोड़ा कहना। टोकूंगी आपको कि महिलाओं की जब तक जनगणना नहीं होगी तो अभी मौजूदा सीट पे देना तो अनफेयर होगा, लेकिन वो तो बड़ा ऑटोमेटिकली है भाई, वो तो सीट का 33% है, तो जब सीट बढ़ेगी तो अपने आप 33% हो जाएगा। देखिए इसीलिए इसको तत्काल प्रभाव से जब लागू सीट करने के बढ़ेगी, लिए जब प्रधानमंत्री जी बिल लेकर आए 856 थे। से ज्यादा सीटें होंगी तो उसका 33% हो जाएगा। ये तो बड़ा सीधा सा इक्वेशन है। नहीं, जैसे कांग्रेस ये चाह रही है ना कि परिसमन जो है वो नहीं करा जाए, पहले ही दे दिया जाए, तो अगर परिसमन भी होता है तो वो अनफेयर नहीं हो कांग्रेस रहा ने है, वैधानिक 2023 में प्रक्रिया ही कही हो थी। रही है। नहीं, मेरा ये कहना है कि सीट 543 हो, 550 हो, व्हाटएवर में भी नंबर कुछ भी 850 हो तक सकता होगा। है। परिसीमन के बाद उसका तो 33% है ना, तो जो नंबर बढ़ के होगा उसका भी 33% होगा। तो जो अभी मैं भी तो ये कहना चाह रही हूँ, मैं आपको पूरा अग्री कर रही हूँ आपकी बात से कि कभी भी लागू हो, लेकिन जो एग्जिस्टिंग हमारी अभी संख्या है, आप ये भी देखिए कि अभी हमारे को जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमें ज्यादा सांसद और विधायकों की जरूरत है। अगर संख्या बढ़ती और लागू किया जाता तो वो ज्यादा सही होगा। अभी एग्जिस्टिंग संख्या जो हमारी है वो कम है, लेकिन जो जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग हमको ज्यादा सांसद विधायकों की आवश्यकता है। तो अगर अभी जो इन्होंने 2026 का भी जो हमारा अभी कानून बनता, लागू हो जाता, तो ये एक फेयर डील होती। लेकिन इसके अंदर से भी अड़चन लगा देना कि ऐसा नहीं करिए, वैसा नहीं करिए, साउथ की सीटें कम हो जाएगी, तो इनको इनका डर सिर्फ ये है ना कि इनकी पार्टी की सीटें कम आएंगी, इसलिए इन्होंने महिला आरक्षण को रोक दिया। तो ये तो कितनी स्वार्थी सोच हो गई, कितनी स्वार्थी अप्रोच हो गई कि अपनी पार्टी का डर इनको इतना सता रहा है कि सीटें कम ना हो जाए हमारी, तो हम देश में महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो रोक दें। तो ये किस प्रकार का डर है? जो संवैधानिक प्रक्रियाएं उनके साथ साथ अगर काम हो रहे हैं, कुछ नियम विरुद्ध तो नहीं हो रहा ना, सब विधिवत ही चल रहे हैं ना, तो ठीक है। इसमें क्या आपत्ति है? मुझे ये समझ नहीं स्वाति पा जी, रही हूँ मैं बस एक बात कहना चाहती हूँ कि हम जो नंबर ऑफ सीट्स महिलाओं को सदन में देने की बात कर रहे हैं, उसका एक अहम पहलू ये भी है कि क्या जो 33% डिवाइड होगा, क्या वो एक्चुअल में वही आंकड़ा होगा, क्या वो सारी डिजर्विंग वो कैंडिडेट्स होंगी। एक छोटा सा एग्जांपल है, एक ही परिवार से आप सोचिए ना, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, एक ही फैमिली से मान लीजिए पुरुष नहीं है तो उनकी वाइफ खड़ी हो जाएंगी, फिर उनकी कोई सिस्टर आ जाएंगी, इसको कैसे चेंज करेंगे? और इसका तो कोई मापदंड नहीं है ना। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये वो पहलू है जो मैं पक्ष विपक्ष के नाते नहीं कह रही हूं, ये मैं असल में चाहती हूं कि जो 33% महिलाएं वाकई डिजर्विंग हो, हर दल से, हर राजनीतिक दल से जो पहुंचे, जो एक अच्छी इस संविधान की और देश के लिए बात कर पाए, महिलाओं के लिए बात कर पाए, पर ऐसा होता नहीं है। वो आती हैं, किसी की वजह से आती हैं और चलती वैसी हैं जैसे चलाया जाता है। अब वक्त बदल चुका है और अब मीडिया भी बहुत सतर्क है। अब वही महिलाएं आगे आती है जो जवाब दे सके। जो भी पहले होता था, मैं मान रही हूँ कि पिछले 25-30 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले तक भी सिचुएशंस होती थी, लेकिन अब सब ये जानते हैं कि जो महिला मीडिया के सामने और जनता के सामने बुलंदी से, साफ नियत से, नेतृत्व क्षमताओं के साथ आगे बढ़ेगी, उन्हीं को पार्टी टिकट देगी। और ये तो पार्टी भी सोचती है कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा जो अपने आप में डिजर्व करता है। तो पहले आप देखिए, कोई भी चीज अचानक से नहीं हो सकती है। महिलाओं को भी हक मिला है। ये रिफ्लेक्शन आप देखेंगे 5 से 10 साल बाद, जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, पहले उनको हक ही नहीं मिल रहा था, लेकिन अगर राजनीति में स्कोप बनेगा, पोटेंशियल होगा, तो वो महिलाएं जो काम करना चाहती हैं वो अपना हक मांगेंगी। ठीक है, फिर वो स्वाति जी, महिलाएं जब ठीक है। राजनीति में आएंगी। मैं एक सेकंड रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। अंबिका जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए 2023 में तो इनकी सरकार थी नहीं, इन्हीं का प्रस्ताव था, उस पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ और तब से लेके अब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता, तो आज ये बात कभी नहीं होती। क्या दिक्कत थी इनको 543 जो हाउस में संख्या है उस पर 33% आरक्षण करने में? निश्चित रूप से इनका हिडन एजेंडा है और ये लिंगर ऑन तो ये कर रहे हैं नहीं। 543 पर अगर कर देते तो आज ये बात ही नहीं आती। 543 में 33% महिलाओं को आरक्षण हो जाता तो कम से कम कुछ राहत तो मिलती। ये बाद में जो अड़ंगेबाजी हो रही है, कहीं सेंसस को लेके, कहीं परसीमन को लेके, 2023 में क्यों लाया प्रस्ताव फिर ये बताएं। अब इनकी नीयत ये है कि जिस प्रकार से रूस और चाइना में जब तक शासक रहता है तब तक उसकी सत्ता रहती है, ये सब इस देश में नहीं होने देंगे हम लोग।
हम लोग प्रजातांत्रिक उसमें व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। अधिनायक बात की तरफ हम देश को नहीं जाने देंगे और इनका साफ एजेंडा है कि जब तक हम लोग, हमारा जीवन है तब तक हम सत्ता में रहें, हमारी सरकार रहे, हम शासन करते रहें। फिर तो एक प्रकार से जो जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार होती नहीं, डेमोक्रेसी प्रवाद से ये लोग खत्म कर देना चाहते हैं। ये इनके जो षड्यंत्र है वो पूरे थोड़े होंगे। ठीक है अंबिका जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय की सीमा है। दीप्ति मैम, एक छोटा सा सवाल है, बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, आगे का सिनेरियो क्या देखती हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे? देखिए, अभी तक तो जो स्थिति बनी है उसमें समझ में आ रहा है कि अगर इसी नियम कानून के तहत चले तो 2034 हो जाएगा। इंतजार मतलब कि लंबा है, और अगर इंतजार लंबा नहीं है तो दोनों दलों को चाहिए, अगर दोनों दल इस बात का दावा कर रहे हैं कि वो महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं लेकिन तमाम तरीके की उसमें भी राजनीति है, तो दोनों दल को चाहिए कि कम से कम अपनी पार्टी के अंदर इस तरह के नंबर्स दिए जाएं टिकट में, चाहे वो राज्यों की विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, कि एक बानगी ये बने दूसरे दल के लिए कि देखिए हम तो बिना आरक्षण के भी इतनी महिलाओं को जगह दे रहे हैं। ठीक है, चलिए समय की बीच का रास्ता है और इसी से दोनों दल ये जता पाएंगे कि वो महिलाओं के हिमायती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो सही है, महिला आरक्षण 33% आरक्षण सब चाहते हैं, पक्ष और विपक्ष दोनों चाहते हैं, लेकिन सबके अपने अपने मत हैं। क्योंकि बात जनगणना और परिसीमन की आई है, सवाल इस बात का है कि जब पहले 2023 में हो गया था तो आपने क्यों नहीं बढ़ाया? इसके पहले इतने सालों से ये बिल आ रहा था, तब क्यों नहीं हो पाया? हर दल की अपनी अपनी डिमांड और अपनी अपनी समझ है। इस वजह से महिलाओं के हक की जो बात है वो आगे नहीं बढ़ पा रही, और अब जो पेच फंसा है उसके लिए इंतजार करना है। यदि वर्तमान में दोनों सहमति बनाकर आगे बढ़ते हैं तो कोई एक विकल्प निकल सकता है, अन्यथा ये बात सच है कि 2034 से पहले अभी कोई दूर दूर तक उम्मीद इसमें नहीं दिखती। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।